हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये इम्तिहान कोचिंग सेंटर का ये टेस्ट सीरीज़ है और ये 69th बीपीएससी के लिए बनाया गया है। टेस्ट सीरीज नंबर 9 है इम्तिहान कोचिंग का। और हमारे कोचिंग पे अगर बात करें तो ये टेस्ट नंबर 28 होगा। ठीक है, जैसे जैसे हमको टेस्ट सीरीज मिलते जाता है उसी तरह से हम अपलोड करते जाते हैं। इस सब का पीडीएफ आपको बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इस टेस्ट के अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन करने वाले हैं, उसको थोड़ा एक नज़र हम देख लेते हैं। टेस्ट में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी से 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, इंडियन इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 35 और ज्योग्राफी से 20 और करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, इसमें जो सबसे पहले हम लोग हिंदी में कवर करेंगे, फिर इसका जो इंग्लिश वाला सेशन है वो इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये हिंदी में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इस सेशन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन इसमें ढूंढना है। तो देखिए, इसमें पहला कहा जा रहा है रक्त केवल ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों का परिवहन करता है। अगर CO2 अगर हमारे शरीर से बाहर निकलना है तो रक्त के मार्फत से ही वो क्या होगा, बाहर निकलेगा और सांस नाक तक आएगा, फिर वो बाहर निकलेगा। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड जो है परिवहन करता है रक्त। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मानव हृदय में 5 कक्ष होते हैं। नहीं, मानव हृदय में जो होता है वो कितने, 4 कक्ष होता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है वाल्व यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त पीछे की ओर ना बहे। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में नहीं पता होगा। तो चलिए चौथा देख लेते क्या कह रहा। ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन की कमी वाला रक्त दोनों हृदय में मिश्रित होते हैं। नहीं, ये जो है डी भी क्या है, गलत है। मिश्रित नहीं होने देते हैं। यहाँ पे एक वाल्व होता है जो कि मिश्रित नहीं होने देते। इसमें जो सही ऑप्शन है ये सी है। ये क्या कह रहा है, वाल्व यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त पीछे की ओर ना बहे। देखिए, वाल्व क्या होता है, वाल्व रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है, मतलब कि अपोजिट साइड ना बहे उसको रोकता है। वाल्व वास्तव में जो होता है एक फ्लैप होते हैं जो कि वेंट्रिकल में आने वाले रक्त के लिए एक तरफा इनलेट के रूप में कार्य करता है और इसको पीछे की तरफ नहीं बहने देता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये सेप्टम जो है, ये सेप्टम क्या होता है, एक दीवार के तरह होता है जो कि हृदय के बाईं और दाईं ओर के जो हृदय होता है उसके बीच में मौजूद होता है। जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, दोनों को मिश्रित होने नहीं देता है। तो ठीक है, तो ये इसमें जो है 1 नंबर क्वेश्चन में सी सही आंसर है। यही एक सही है। वाल्व यह सुनिश्चित करता है कि रक्त पीछे की ओर ना बहे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है एक विशेषता का चयन करें जो 2 अलग अलग जानवरों की श्वसन संरचनाओं के लिए सही है। गल्फरो वाली मछली और उसके बाद है, तो एक है गल्फरो वाली मछली और दूसरा है एलिवियोली वाला इंसान। तो कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यह जो है वह सतह है जहाँ से आसपास के वातावरण के साथ गैसीय आदान प्रदान होता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, ये कह सकते हैं। श्वसन सतह कहलाती है। श्वसन की सतह की विशेषता क्या होती है कि ये बेहद पतला और नर्म होता है, इसकी एक बड़ी सतह होता है और इसमें रक्त कोशिका की भरपूर आपूर्ति होती है। यह गैस के लिए जो है मतलब गैस का आदान प्रदान होता है, बेसिकली ये आपको समझना है। तो इसमें जो है ये जो दोनों बात दिया हुआ है गल्फड़ों वाली मछली, ये दोनों में गैसीय विनिमय के लिए पतली और नम सतह होती है। ये जो है इसका सही आंसर है 2 का, बाकी सब जो है गलत है। दोनों जानवरों के शरीर में आंतरिक रूप से स्थित होती है। नहीं, दोनों को ऊर्जा बचाने के लिए रक्त वाहिनियों की खराब आपूर्ति होती है। नहीं, दोनों में रक्त ऑक्सीजनित होने के बाद हृदय में लौट जाता है। नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 का बी। क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें कहा जा रहा है कि श्वसन के दौरान गैस का आदान प्रदान होता है। कहाँ पर आदान प्रदान होता है, तो श्वास के दौरान जो है फेफड़ों की वायु कोशों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो फेफड़ों की
वायु कोष्ठिका में। तो सही आंसर इसका हो गया 3 का बी सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस तो इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कोशेरुक समूह में हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। तो देखिए ये क्या है, केवल मीन राशि में। मीन राशि का मतलब है केवल मछली में। मछलियों की अगर हम लोग बात करें तो मछली में केवल 2 कक्षीय हृदय होता है, मतलब 2 ही चैम्बर होता है हृदय का, और रक्त गलफड़ों तक पंप किया जाता है। वहाँ ऑक्सीजन होता है और सीधे शरीर में बाकी हिस्सों में चला जाता है। इस प्रकार शरीर से गुजरने वाले एक चक्र के दौरान मछली में रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है और मछलियों अपने मुंह के माध्यम से पानी लेता है और उसे अपने गलफड़ों में धकेलती है, जहाँ घुली हुई ऑक्सीजन रक्त द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो ये कैसा कहाँ पर होता है, तो केवल मछली में होता है। तो सही आंसर हो गया 4 का डी। अच्छा है, और इसमें कहा जा रहा है रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। तो ये क्या चीज़ पर निर्भर करता है, तो देखिए गार्ड सेल का ये काम होता है। गार्ड सेल जो होता है उसी के चलते जो रंध्र खुलता और बंद होता है। रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिका का कार्य है, जिसको हम लोग रक्षक कोशिका को गार्ड सेल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। रंध्रीय छिद्र तब खुलते हैं जब गार्ड कोशिका पानी के प्रवाह के दौरान फूल जाता है या उसमें ज़्यादा कह सकते हैं पानी भर जाता है तब, और बंद हो जाता है यदि गार्ड सेल सिकुड़ जाती है तब उसमें पानी क्या होता है, निकलते जाता है। तो किसके चलते खुलता है, तो ये रक्षक कोशिका में पानी की मात्रा पे अगर ज़्यादा हो गया मात्रा तो खुल जाएगा, कम है जब निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा अपने आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, और 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिरन की छोटी आंत की लंबाई बाघ की छोटी आंत की लंबाई की तुलना में अधिक होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है कि खाए गए भोजन का प्रकार, मतलब किस प्रकार का भोजन वो खा रहे हैं वो उस पर निर्भर करता है। अब देखिए इसका संबंध कैसे है आंतों की लंबाई से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, खाए गए भोजन का प्रकार। जैसा कि आपको पता होगा हिरन एक शाकाहारी जानवर है और क्या है, बाघ क्या है, एक मांसाहारी जानवर है। जब ये हिरन शाकाहारी जानवर है तब ये जब घास खाता है जिसमें सेलुलोज होता है, घास में मौजूद सेलुलोज को पूरी तरह से पचाने के लिए एक लंबी छोटी आंत की जरूरत होती है। दूसरी ओर बाघ जो है मांसाहारी होता है और मांस खाता है, मांस को पचाना आसान होता है। तो जो बाघ जो है मांस खाता है उसकी छोटी आंत होती है। मतलब ये कह सकते हैं जो शाकाहारी होता है वो तो घास फूस खाएंगे तो उसमें सेलुलोज होता है, उसको पचाने के लिए एक बड़ी आंत की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हिरन की जो आंत की लंबाई होती है छोटी आंत की, उसके बाघ के कंपेयर में क्या होता है, बड़ा होता है। तो सही आंसर क्या हो गया 6 का बी। 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से जीवों के किस समूह में रक्त शरीर से गुजरने के एक चक्र के दौरान केवल एक बार हृदय में प्रवाहित होता है। तो देखिए आपको पता ही होगा ऐसा कहाँ पर होता है, तो ऐसा होता है मछली में। अब देखिए इसमें मछली का समूह कौन सा है, तो देखिए मछली का समूह कौन सा है इसमें, तो ये है शार्क, डॉग फिश एवं स्टिंगरे। ये क्या है, मछलियों का प्रकार है। इसमें क्या होता है कि शरीर से गुजरने के एक चक्र के दौरान मछलियों के हृदय में रक्त केवल एक बार ही गुजरता है, और जबकि अन्य में अगर बात करें तो ये 2 बार होता है। तो ये मछलियों में एक ही बार होता है। तो 7 का सही आंसर हो गया डी, जो कि शार्क है, डॉग फिश है, स्टिंगरे है। इसमें कहा जा रहा है पौधे में परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन इसमें चूज करना है। तो पहला देखिए इसमें क्या जा रहा है, जाइलम में परिवहन ऊर्जा का उपयोग करके प्राप्त किया जाता नहीं। जाइलम का काम क्या होता है, पानी का जो है ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ये जो है आपका पहला गलत हो गया। और दूसरा देखते हैं, दूसरा कहा जा रहा है वाष्पोत्सर्जन जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण में मदद करता है। बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील पदार्थ का परिवहन फोइलम के द्वारा होता है। तो ये भी क्या है, सही है। जाइलम के द्वारा पानी होता है और फोइलम के द्वारा खाना होता है, तो ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट है जाइलम पानी के अलावा एमिनो एसिड और अन्य पदार्थ का भी परिवहन करता है। नहीं, जाइलम का एक ही काम होता है, ये पानी का परिवहन करता है। तो चौथा स्टेटमेंट भी इसका क्या है, गलत है। इस हिसाब से हम लोग को गलत ढूंढना था। तो गलत कौन सा हो गया, 1 एवं 4 जो है स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर हो गया सी, 1 एवं 4। क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है पौधे जानवर की तुलना में उत्सर्जन के लिए बिल्कुल अलग प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। पौधे द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है।
तो देखिए ये जो बी नंबर आप ऑप्शन देख रहे हैं, वे अपने पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को चुनिंदा रूप से फिल्टर करते हैं, ये उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, पौधे द्वारा ये उपयोग में नहीं लाया जाता है। पौधे को पत्तियों में रंध्र और तने के मसूर की दाल के माध्यम से ऑक्सीजन, एक सेकेंड, पौधे, ठीक है, तो ये जो है रंध्र से जो होता है ये गैस का आदान प्रदान, एक्सचेंज होता है गैसों का, इसके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाते हैं। और वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो इसके अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाते हैं। तो ये जो है कौन सा पालन नहीं किया जाता है पौधे के द्वारा, तो वे अपनी पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को चुनिंदा रूप से फिल्टर करते हैं, ये उपयोग नहीं किया जाता। तो 9 का सही आंसर हो गया बी। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ठीक से दिया नहीं हुआ है, तो एक बार आप लोग इसको रीचेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति में नेफ्रॉन का नालिका, देखिए नेफ्रॉन किससे संबंधित है, ये किडनी से संबंधित है। किसी व्यक्ति में नेफ्रॉन का नालिका भाग बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा है, इसका मूत्र निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पेशाब नहीं बनेगा, नहीं ऐसा नहीं, पेशाब बनेगा, ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है। कार्य नहीं कर रहा है तो उसका मूत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या, पेशाब तो बनेगा, ये तो सत्य है। उसका मूत्र की गुणवत्ता और मात्रा अप्रभावित रहेगी, नहीं प्रभावित रहेगी, पेशाब नहीं बने। उसके बाद तीसरा है, क्या मूत्र अधिक गाढ़ा होगा, नहीं गाढ़ा नहीं होगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, मूत्र अधिक पतला होगा। क्यों होगा, तो देखिए जब नालिका का कार्य जो होता है उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज और एमिनो अम्ल जो लवण होता है, पानी की एक बड़ी मात्रा को रक्त कोशिका में पुनः अवशोषित करना है। ठीक है, इसीलिए यदि नेफ्रॉन का नालिका भाग ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मूत्र जो होगा अधिक पतला होगा, इस सब का ये जो है फिल्टर नहीं कर पाएंगे ढंग से। ठीक है, और जो है यूरिक एसिड जो है वो जमा हो जाएंगे हमारे जॉइंट पे, जिसके चलते जो जॉइंट पेन होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव उत्सर्जन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग तांत्रिका नियंत्रण में है। तो ये कौन सा है, तो देखिए ये जो है इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, मूत्राशय इसके अंतर्गत आएगा। मूत्राशय एक मांसपेशी संरचना है जो मूत्र को तब तक संग्रहित करती है जब तक हमें पेशाब करने की इच्छा न हो जाए। यह तांत्रिका नियंत्रण में के अंतर्गत आता है। तो 11 का सही आंसर हो गया सी। फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, कहाँ से आता है, तो देखिए फेफड़े में जो ऑक्सीजन युक्त आएगा ये कहाँ से आएगा, तो ये है जो है हृदय के बाईं और ऊपरी कक्षा में प्रभावित होता है, उसको बायां अलिंद कहा जाता है। तो सही आंसर हो गया 12 का ए, बायां अलिंद। है इसमें कहा जा रहा है जब एक परखनली में अम्ल के घोल को क्षार के घोल में मिलाया जाता है, मतलब कि एसिड का एक सॉल्यूशन है, एसिड का एक सॉल्यूशन है, उसको बेस के सॉल्यूशन में हम मिला देते हैं तो क्या होता है। तो देखिए जब ये सॉल्यूशन होगा, एसिड बेस का सॉल्यूशन होगा, तो इसमें सबसे पहला बात याद रखना है कि आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसमें पहला ही दिया हुआ क्या, विलय का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, कम होगा क्या, नहीं कम नहीं होगा। घोल का तापमान कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। और ये क्या चीज़ का निर्माण करेगा, तो ये निर्माण करेगा नमक का, साल्ट का निर्माण करेगा एसिड बेस जब हम लोग मिलाएंगे तब। तो ये क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो 13 का सही आंसर हो गया डी, 1 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, और 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है। तो देखिए बेकिंग पाउडर जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड जैसे हल्के एसिड के मिश्रण से बना होता है। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, सही आंसर हो गया सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर का अगर किसी का केमिकल फार्मूला पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर में कहा जा रहा है दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, इसकी प्रकृति है। तो इसकी प्रकृति क्या होगा, तो इसकी प्रकृति होगी कैसा, क्षारीय। ठीक है, 16 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड क्षार बनाने के लिए पानी में घुलनशील है। तो ये कौन सा है, सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है आपका K2O है। ठीक है, पोटासियम ऑक्साइड। ये दोनों क्या करता है, ऑक्साइड क्षार बनाने के लिए पानी में घुलनशील होता है, बाकी SO2 और NO2 नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, 16 का A, 1 एवं 3। 17 है, इसमें कहा जा रहा है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक एसिड में मिलाया जाता है
तो एक गैस निकलती है। इस प्रतिक्रिया में निकलने वाली गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिटिक एसिड के साथ जब प्रतिक्रिया से क्या बनता है, सोडियम एसीटेट और पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। जो CO2 इसमें बनता है वो तीखी गंध नहीं होती है, लेकिन यह अन्य 3 गुण इसमें प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? तो इसका सही आंसर हो गया, यह चूने में पानी को दूधिया कर देता है। ये है, ठीक है, दूधिया कर देगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा, यह जलती हुई खपची को बुझा देगा, ये भी सही है। और तीसरा क्या है इसमें, यह सोडियम हाइड्रोजन के घोल में घुल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में घुल जाता है, तो ये सही है। यह तीखी गंध होती है, नहीं, इसमें तीखी गंध जो है नहीं होती है, तो ये क्या है, गलत है। बाकी 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। तो 17 का सही आंसर हो गया आपका बी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर है 18। इसमें कहा जा रहा है सामान्य नमक रसोई में उपयोग होने के अलावा कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। किसको? तो वॉशिंग सोडा को, और कौन सा, बेकिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा एवं बेकिंग सोडा का उपयोग में लाया जा सकता है। तो सही आंसर हो गया सी, 1 एंड 3। तो देखिए, समान नमक का जो नाम है, जो सोडियम क्लोराइड, इसका उपयोग उद्योग में बड़ी संख्या में रसायन जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम धातु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वॉशिंग सोडा एवं बेकिंग सोडा। क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें कहा जा रहा है मिट्टी के एक नमूने को पानी में मिलाकर जमने दिया जाता है। स्पष्ट सतह पर तैरने वाला घोल पीएच पेपर को पीला नारंगी रंग में बदल देता है। तो निम्नलिखित में से कौन इस पीएच पेपर का रंग हरा नीला कर देगा? तो कौन कर देगा? ये एंटासीड कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? एंटासीड कर देगा। तो 19 का सही आंसर हो गया डी। देखिए, ये किसका काम होता है? पीएच पेपर कमजोर क्षारीय माध्यम में हरा नीला रंग देता है, इसीलिए एंटासीड जो कि एक क्षारीय यौगिक है, यही पेपर को हरा नीला रंग दिखाएगा। ठीक है। नींबू में अगर हम लोग बात करें तो नींबू में होता है साइट्रिक एसिड होता है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है, और साधारण नमक जो है तटस्थ नमक होता है। तो यह जो है सतह पर तैरने वाला घोल पीएच पेपर को पीला नारंगी रंग में बदल देगा। इसका मतलब है कि मिट्टी का दिया गया नमूना अम्लीय है, इसीलिए इसे इसके आधार पर कह सकते हैं कि इसको जो है क्या कर देगा? पीला नारंगी रंग में बदल देगा। इस नंबर, और इसमें कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आंसर ढूंढ लेंगे। तो आंसर है इसका सी। तो इसमें कह रहा सिल्वर क्लोराइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है फोटोग्राफी ग्लास के निर्माण में। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है फोटोक्रोमैटिक ग्लास के निर्माण में किया जाता है उपयोग सिल्वर क्लोराइड का। दूसरा क्या है? चलिए, तो दूसरा क्या है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कहाँ पर है? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए, मतलब कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये फोटोग्राफी प्लेट में उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। उसके बाद है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है मतदान चुनाव में स्याही जो उंगली पर लगाया जाता है उसके लिए। ठीक है, चलिए एक बार और कर देते हैं हम लोग। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग कहाँ होता है? फोटोक्रोमैटिक ग्लास के निर्माण में। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए, मतलब आर्टिफिशियल रेन के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट में, और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है जो मतदानी चुनाव में जो स्याही लगाया जाता है उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। इसमें कहा जा रहा है 21 नंबर में फास्फोरस का सर्वाधिक क्रियाशील रूप है। तो देखिए, अगर हम लोग फास्फोरस एलोट्रॉपी को बात करें तो फास्फोर एलोट्रॉपी दर्शाता है। इसके कई सारे वेरिएंट हैं, जैसे सफ़ेद या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ठीक है, बैगनी फास्फोरस, काला फास्फोरस, इतने सारे वेरिएंट है फास्फोरस का। तो इसमें सबसे ज़्यादा या सबसे सर्वाधिक क्रियाशील के रूप में अगर हम लोग बात करें तो सफ़ेद फास्फोरस या उसी को कहा जाता है पीला फास्फोरस। तो सही आंसर हो गया 21 का डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। एक छोटा बल्ब एक अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु पर रखा गया है
जब बल्ब चालू किया जाता है तो लेंस से उत्पन्न होता है। तो लेंस से क्या उत्पन्न होता है? तो जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस वस्तु से आने वाली प्रकाश की अपसारी किरणों को प्रकाश किरणें के समांतर किरण में परिवर्तित कर देता है, जो कि अनंत पर एक छवि बनाती है। तो सही आंसर क्या हो गया? तो ये एक प्रकाश की एक समांतर किरण होगी जो कि अनंत पर एक क्या बनाएगा? एक फिगर बनाएगा। तो 22 का सही आंसर हो गया सी। 23 इसमें कहा जा रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ है, मतलब कि एक जो है ये सब वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, एक तीव्र गति से जो है गति कर रही है 4 पहियों वाला वाहन। तो इसमें जो कौन सा कथन सही है? बाहरी पहिया पर उल्टेगा, अंदर की पहिया पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो ये क्या हो सकता है? इस पर एक गाड़ी अगर चल रही है 4 पहिया की तो देखिए वाहन की गति अधिक होने के कारण वाहन फिसलेगा और घर्षण जो बल जो है अंदर की ओर लगेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अभिकेंद्री बल का, तो ये अभिकेंद्री बल भी प्रदान होने लगेगा। गाड़ी फिसलती भी है और पलटने का खतरा भी इसमें क्या हो जाता? बढ़ जाता है जब तेज़ से हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो इसमें क्या होगा? गाड़ी का पहिया किधर पलटेगा भैया? तो किधर उल्टेगा? तो ये उल्टेगा किधर? अंदर की पहिया पर ये क्या करेगा? उल्टेगा, ऐसे करके। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा कि बाहर की तरफ फिसलेगा, और फिसलेगा किधर? तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ उल्टेगा और बाहर की तरफ वो फिसलेगा। इस कंडीशन में जब ये सर्कुलर पथ हो तो किस बल का हम लोग बात करेंगे? तो अभिकेंद्री बल का बात करेंगे। यहाँ पे अभिकेंद्री बल होता है। ठीक है। इधर की तरफ केंद्र की तरफ लगेगा अभिकेंद्री बल, एक बल इधर लगेगा। अगर ये दोनों बैलेंस होगा तो आराम से गाड़ी ऐसे क्या करेगा? मूव करेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? तो इसका सही आंसर हो गया 23 का सी, 2 एवं 3। 24 और यहाँ पर कहा जा रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो देखिए संवेग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या? एम बी मास इंटू वेलोसिटी, और वेग का फॉर्मूला होता है बी। तो अगर ये दोनों कट गया तो क्या बचा आपका? मास बचा, यानी द्रव्यमान बचा। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? सी, द्रव्यमान। 25 नंबर क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है। तो क्या अपरिवर्तित रहेगी? जब किसी वस्तु का आयतन हम क्या करते हैं? बदलते हैं। मात्रा मतलब आयतन बदलते हैं तो वस्तु का आयतन, भार और द्रव्यमान बदल जाता है, लेकिन घनत्व जो है वही रहता है। तो सही आंसर क्या है? अपरिवर्तित। मतलब कांस्टेंट क्या रहेगा? डेंसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आयतन भी चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान भी चेंज हो जाएगा और वजन भी चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 26। इसमें कहा जा रहा है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? जहाँ जितना पृथ्वी पर है उसका 6ठा भाग जो है गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर है? चांद पर है। ठीक है। तो ये हो गया क्या? अगर किसी व्यक्ति का 60 kg वजन है पृथ्वी पर तो चांद पर कितना होगा? 10 kg का होगा। मतलब 6 गुना इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में क्या है? कम है, इसीलिए वो क्या कर सकता है? ऊंचा छलांग वहाँ पर लगा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत है, किस पर काम करता है ये? तो पास्कल के नियम पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर है 28। इसमें कहा जा रहा है कोल्ड स्टोरेज में रखे गए फल अधिक समय तक टिकते हैं, क्योंकि? तो देखिए जब कोई फल या किसी फ्रूट को हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं तो ठंडी कोशिका में कम ऑक्सीजन और कम श्वास दर के कारण और कम तापमान की स्थिति में फलों में जो है श्वसन और अन्य गतिविधियाँ कम हो जाती है और फल जो होता है क्या होता है? संरक्षित रह जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 28 का सी, श्वसन की दर कम हो जाती है। अब 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होगा? तो ये होगा आपका धातु में। ठीक है। धातु में सबसे अधिक होगा ध्वनि की गति। अगर हम लोग बात करें कि हवा में कितना होता है, तो हवा में 332 मीटर पर सेकेंड होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहे में बात करें तो अप्रॉक्स 3130 मीटर पर सेकेंड होता है, तो सबसे ज़्यादा इसी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सॉरी लोहे में नहीं, एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 6000 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। और सबसे कम जो होता है CO2 में ध्वनि की गति होती है लगभग 260 मीटर पर सेकंड। तो एल्युमिनियम याद रखिएगा, एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल होता है, लगभग 6420 मीटर पर सेकेंड होता है इसका चाल। इसमें कहा जा रहा है टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहन की हेडलाइट में बल्ब लगाया जाता है। तो किस तरह का लगाया जाता है? तो देखिए, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन की जो हेडलाइट में प्रकाश की समांतर किरणें प्राप्त करने के लिए बल्ब को परावर्तन के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है, जिसके मध्य में हम लंबी दूरी तक देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है ताकि वो लंबी तक दूरी तक क्या हो जाए, रोशनी जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है, कब रही है? तो देखिए, दशकीय वृद्धि दर की अगर हम लोग बात करें तो 2001 और 11 में, 2001-11 के बीच अगर हम लोग दशकीय वृद्धि की दर की बात करें तो इस टाइम में जो दशकीय वृद्धि दर था कितना था? तो लगभग 17.7% दशकीय वृद्धि दर रहा था। ठीक है, उसके बाद 91 और 2001 की हम लोग बात करें तो इसमें कितना रहा था दशकीय वृद्धि दर? तो इसमें रहा था 21.54%। और 81 से 91 की बात करें तो इसमें रहा था 23% के आसपास, 23.87% के आसपास दशकीय वृद्धि दर रहा था। और उसके बाद 61 से 71 तक की बात करें तो यहाँ पे कितना रहा था? तो 24.80% रहा था। तो इसी हिसाब से आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना है। तो ये 31 का फिलहाल आंसर हो जाएगा डी। 2001 से 11 के बीच जो है दशकीय वृद्धि दर रहा था 17.7% का। और बिहार में दशकीय वृद्धि दर कितना है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। 32, इसमें कहा जा रहा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवादी दोनों क्षेत्र मौजूद हो, उसी को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसी भी देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जो है जो समान रूप से कार्य करते हैं उसी को कहा जाता है मिश्रित क्षेत्र। जो भारत जो मॉडल पे जिस भारत का अर्थव्यवस्था जिस मॉडल पर आधारित है उसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मौजूद हो उसी को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 32 का सही आंसर हो गया बी। 33 नंबर, बजट क्या है? तो देखिए, बजट जो है सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित है। बजट किससे संबंधित है? तो ये राजकोषीय नीति से संबंधित है। तो सही आंसर हो गया 33 का कौन सा? सरकार की राजकोषीय नीति है ये। ठीक है, मौद्रिक जो होता है ये नीति, ये RBI के द्वारा लाया जाता है, मौद्रिक नीति। ठीक है, और बजट कब पेश किया जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का अवधि के दौरान जो तैयार किया जाता है उसको सरकार की प्राप्ति और व्यय का विवरण दिए जाते हैं पार्लियामेंट में, उसी को बजट कहा जाता है। 30 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। तो देखिए, भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार 1917 में जारी किए गए थे और उन्होंने RBI द्वारा नीलामी बोली के माध्यम से बेचा भी जाता है। राजकोषीय अल्पकालीन होता है, राजकोष जो था अल्पकालीन होता है। ट्रेजरी बिल को टी बिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस अधिनियम परिपक्व जो है 364 दिन का होता है। तो याद रखिएगा, ट्रेजरी बिल जो बेचे जाते हैं वो RBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये बेचे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है ये आते हैं तृतीय गतिविधि, मतलब टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। भारत में परिवहन, और देखिए परिवहन है, संचरण है, वाणिज्य है, ये तृतीय गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी होटल, रेस्टोरेंट, व्यवसायिक सेवा, सामाजिक और निजी सेवाएं जो शामिल है ये सब आते हैं किसमें? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है SEZ की नीति कब लागू की गई थी? तो 2000 में ये लागू की गई थी। सही आंसर हो गया बी इसका। 37 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सा भारतीय राज्य शहतूत रेशम का प्रमुख उत्पादक है? तो ये कौन सा है? ये कर्नाटक राज्य, सभी को पता होगा ये।
38 इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र ने भारत की आर्थिक कैबिनेट कहा था। तो देखिए ये जो कहा गया था अशोक चंद्र के द्वारा, ये कहा गया था योजना आयोग के बारे में। सही आंसर है इसका योजना आयोग। और योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था, जिसको नीति आयोग बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 39, इसमें कहा जा रहा भारत सरकार ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है। तो ये किया गया है नीरज गुप्ता समिति का। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक रूप से प्रगति करने के लिए, इसके लिए क्या जो है भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ने मई 2016 में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष किसको मिला था, ये नीरज कुमार गुप्ता को मिला था। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया आपका, नीरज कुमार गुप्ता। ये किससे संबंधित है, कैशलेस लेन देन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 40, इसमें कहा जा रहा आय का वितरण मापा जाता है। तो आय का वितरण किससे मापा जाता है, तो ये लॉरेंज कर्व के द्वारा मापा जाता है। सही आंसर क्या हो गया 40 का बी। क्वेश्चन नंबर है 41 कि किस पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना के में। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। 42 इसमें कहा जा रहा है नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण था, सामाजिक न्याय था, गरीबों में कमी लाना, ये सारे जो उद्देश्य था ये नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसका भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में जो बताना है पीरियड यानी काल क्या रहा था नवीं पंचवर्षीय योजना का, कब से कब तक, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग कितने करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलने वाला है। तो देखिए इसमें जो है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत करीब 81.4 करोड़ लाभार्थियों को ये 1 साल के लिए मुफ्त अनाज मिलने वाला है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो गया, 81.4 करोड़ लोगों को। क्वेश्चन नंबर है 44, इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सरकार का पूंजीगत व्यय कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो जो है पूंजीगत व्यय है लगभग 63.4% है, बढ़ा है। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसका, डी 63.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो ये जो उम्मीद है ये जो है भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक हर साल लगभग 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो सही आंसर हो गया 45 का ए। 46 इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने मई 1934 में वर्तमान झारखंड राज्य की राजधानी रांची में आत्मनिर्णय के आधार की मांग और एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए भारतीय प्रतिनिधि की एक संविधान सभा होगी जो कि संविधान बनाने का काम करेगा। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने वाला यह पहला अवसर था। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, 1934 में स्वराज पार्टी। तो बी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 47 और इसमें कहा जा रहा है डाइस के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। तो किसके पास है ये, तो संसद के पास, ये पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत भारत की संसद को नागरिकता से जुड़े अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो सही किसके पास है, तो ये है पार्लियामेंट के पास। 47 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर है 48 और इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जाते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं जब कोई राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया हो। भारत के संविधान में अनुच्छेद 358 के तहत यदि युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः अपने आप क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है। और 359 के तहत यदि युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 जो है स्वचालित रूप से निलंबित हो जाती है। ठीक है,
चलिए ये है। अब देखिए कोई भी जैसे कोई भी राष्ट्रीय आपातकालीन लगा हो तो अनुच्छेद 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत है ये? तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। और ये कितना से कितना आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 3651 के अंतर्गत ये है। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारत में अब तक संविधान के अनुच्छेद 352 का कितनी बार उपयोग किया जा चुका है? तो देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनुच्छेद 300, देखिए प्रेसिडेंट के 3 आपातकालीन पावर होता है, 352, 356 एवं 360। तो 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया जाता है किसी भी देश अपने भारत में। तो जो अभी तक 3 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है, एक बार 1962 में जब चीन और भारत का आक्रमण के कारण हुआ था, उसके बाद वर्ष 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारण, और तीसरा बार है 1975 में जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार का आंतरिक शांति के कारण हुआ था। तो अभी तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकालीन लग चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर में कहा जा रहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये भी आर्टिकल आपको याद रखना है। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 330 आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है संविधान में कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में लोकसभा में कुल जो है 84 ऐसे सीट है, 84 सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए, और कुल 47 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए अभी वर्तमान में आरक्षित किया गया है। तो ये क्या है? अनुसूचित जाति की बात हो रही है, तो अनुसूचित जाति के लिए कितना? 84, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना? तो वो किया गया है 47। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब किसी विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उन पर अपनी सहमति देने या रोकने के अलावा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? 200। सही आंसर क्या हो गया? 200 हो गया। और इस पे क्या है? अनुच्छेद 201 में क्या कहा रहा है कि राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयक पर विचार करता है और अपनी सहमति देता है या उसे रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अवधि का है कितना अंतर होना चाहिए? तो ये अंतर कितना होना चाहिए? तो ये 6 महीना का अंतर होना चाहिए। सही आंसर है 53 का बी, 6 महीना। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। राज्य विधानसभा के लगातार 2 सत्रों के बीच 6 महीना से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि राज्य विधानमंडलों की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी ही चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा को सत्र की पहली बैठक और आखिरी बैठक में संबोधित कर सकते हैं। तो सही आंसर हो गया 53 का बी, 6 महीना। इसमें कहा जा रहा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस मुद्दे से संबंधित है? तो देखिए ये जो संबंधित है ये लड़ा गया था 1952 में, और यह मामला है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण से संबंधित है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? बी, ओबीसी से आरक्षण से संबंधित है। और कब लड़ा गया था ये? 1992 में। 55 इसमें कहा जा रहा शहरी स्थानीय सरकार का विषय निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित है, पहला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रक्षा मंत्रालय छावनी बोर्ड के मामले से संबंधित है। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो है ये गृह मंत्रालय से संबंधित है। यह शहरी विकास मंत्रालय से देखिए 2 बार आ गया शहरी विकास मंत्रालय, तो 1, 2, 3 जो है इसमें सत्य है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 55 का सही आंसर हो गया बी, 1, 2 एंड 3। नंबर है 56। कौन सी रेखा भारत और चीन की उत्तर पूर्व सीमा का सीमांकन करती है? मतलब कहने का मतलब है कि उत्तर पूर्व का मतलब है अरुणाचल प्रदेश में।
ठीक है, तो कौन सी रेखा है? तो देखिए यहाँ पे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के उत्तर पूर्व सीमा को निर्धारित करती है। इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? मैकमोहन रेखा का जो है निर्धारित कब खींचा गया था? तो ये खींचा गया था 1914 में। और किसके द्वारा? हेनरी मैकमोहन के द्वारा ये खींचा गया था। और ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अस्काई चीन का भाग है? तो देखिए अस्काई चीन जो है भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं का मिलन स्थल का पर स्थित है। 1962 के युद्ध में इससे भारतीय क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह जो है भारत और चीन के बीच जो है सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अस्काई चीन क्षेत्र में स्थित है। तो ये इसका सही आंसर कौन हो गया? लद्दाख पठार। सही आंसर हो गया लद्दाख पठार। अस्काई चीन भाग है किसका? लद्दाख पठार का। क्वेश्चन नंबर हो गया 58 और इसमें कहा जा रहा 58 नंबर में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। तो देखिए इसमें जो है गारो जनजाति कहाँ पर है? गारो जनजाति है मेघालय में। पहला बिल्कुल सही है, ऐसे लिखे। गारो जनजाति कहाँ पर है? मेघालय में है। मिरी जनजाति कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में मिरी जनजाति है। ये 3 हो गया। कोल्लई मलाई कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। ये जनजाति है, मतलब पहाड़ियाँ हैं। गारो पहाड़ी मिरी, सॉरी जनजाति बोल रहे हैं, ये पहाड़ी है। गारो खासी मिरी जो है वगैरह। कोल्लई मलाई पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। तो सी का हो गया 2। और दलमा पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये है झारखंड में। 4। तो सही क्रम क्या हो गया? 1 3 2 4। आंसर देख लीजिए कौन सा है। तो 1 3 2 4 सही आंसर है इसका ए। 9 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोड्डा जनजाति का मूल स्थान है? तो देखिए ये अक्सर पूछा जाता है। ये टोड्डा जनजाति का मूल स्थान जो है ये नीलगिरी पहाड़ी का मूल स्थान, मतलब मूल निवासी है। तो सही आंसर हो गया 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजन का कार्य करता है? तो देखिए कैमूर श्रेणी जो है यमुना और सोन नदियों के बीच जल विभाजन का कार्य करता है। कैमूर श्रेणी, कैमूर पहाड़ कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया बी कैमूर। या 61, इसमें कहा जा रहा है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे कम वर्षा होता है लेह में, जहाँ पर लगभग 6.55 सेंटीमीटर वर्षा होता है, जो कि सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो हम लोग चेरापूंजी में होता है, जो कि 1100 सेंटीमीटर बारिश होती है। और कभी कभी देखा जाता है तो 1148 के आसपास भी पहुँच जाता है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला ये जगह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो ये जलोढ़ रेतीली मिट्टी जो है इसमें जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रवा टाइप से होता है, मतलब बालू टाइप से होता है, तो जल धारण क्षमता सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, इसमें कहा जा रहा है सिक्किम की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो देखिए सिक्किम का सीमा की अगर हम लोग बात करें तो सिक्किम का सीमा किससे लगेगा? भूटान से लगेगा, नेपाल से लगेगा, चीन से लगेगा। लेकिन किससे नहीं लगता है? तो बांग्लादेश से नहीं लगता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिक्किम का सीमा किस किस से लगता है, तो सिक्किम का सीमा चीन से लगता है, नेपाल से लगता है, भूटान के साथ लगता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से लगता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो चीन, भूटान एवं म्यांमार तीनों से लगता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान जो पीओके वाला एरिया है तो इतने से अपना टच करता है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो सिक्किम का सीमा बांग्लादेश से नहीं साझा करता है। 64, इसमें कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। और इसमें दिया हुआ है, एक जगह दिया हुआ खनन क्षेत्र और दूसरे जगह दिया है खनिज संपदा। कालाहांडी में क्या है? तो कालाहांडी में बॉक्साइड का जो है बॉक्साइड का ऐश प्राप्त होता है। तो ए का हो गया आपका 3। और जवाड़ में क्या होता है? जस्ता एवं सीसा प्राप्त किया जाता है जवाड़ से। तो ये हो गया 4। कोल्लर माइल कहाँ पर है? कोल्लर गोल्डफील्ड जिसको बोलते हैं, ये कर्नाटक में है। यहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ से प्राप्त किया जाता है सोना। मोसा बनी, यहाँ से प्राप्त किया जाता है तांबा। तो 3 4 1 2 इसका सही क्रम हो गया। तो सही आंसर आपका हो गया सी, 3 4 1 2। 65, इसमें कहा जा रहा है नीली क्रांति का संबंध है। तो नीली क्रांति का संबंध है मछली प्रोडक्शन से, मतलब मछली उत्पादन से। 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा पेपर मिल स्थान और उससे संबंधित राज्य सही ढंग से सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो सुमेलित सही नहीं है उसको लगाना है। तो देखिए हम लोग नीचे से चलेंगे, तो जैसे राजमुंद्री ये आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है, एक सेकेंड, उसके बाद है बजराज नगर, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ये भी सही है। उसके बाद है बलालपुर, कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में, ये भी सही है। और इसके बाद है अमलाई, अमलाई कहाँ, छत्तीसगढ़ में है, नहीं। अमलाई कहाँ पर है, ये है आपके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश में। तो यही रॉन्ग है, हम लोग को गलत ही खोजना था। तो इसका सही आंसर हो गया ए। 7 इसमें कहा जा रहा है कि भूकंप के पहले वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बढ़ जाती है। तो देखिए भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए इस गैस की मात्रा बढ़ना इस क्षेत्र में विशेष में भूकंप का संकेत होता है। मतलब अगर वायुमंडल में रेडॉन गैस अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, उस क्षेत्र में भूकंप आने वाली है। रेडॉन क्या है, एक इनर्ट गैस है। किसी को अगर एटॉमिक नंबर पता हो रेडॉन का तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए ऐसे 4 राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है म्यांमार से लगती है। वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, मिजोरम है। तो इसमें कौन सा है जो म्यांमार से नहीं लगता है, तो ये है त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा राज्य है जो म्यांमार से अपना सीमा साझा नहीं करता है। नागालैंड भी करता है, मिजोरम भी करता है और मणिपुर भी करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये कौन है, अरुणाचल प्रदेश करता है। मतलब 4 ऐसे राज्य है जो कि म्यांमार से अपना सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में 5 ऐसे राज्य है जो कि भारत की स्टेट है, 5 ऐसे राज्य है जो कि बांग्लादेश से अपना सीमा साझा करता है। इसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है एवं मिजोरम है। भूटान की बात करें तो 4 हमारे राज्य है जो कि भूटान से सीमा साझा करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये जो भी बोल रहे हैं आप लोग एक बार मैप पे जरूर देख लीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। नेपाल से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो ये 5 राज्य है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। उसका चीन से बात करें तो चीन से भी 5 राज्य सीमा बनाती है। उसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। चलिए इतना समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना है। तो देखिए ये जो है 2001 से 11 की अगर हम लोग बात करें, इसके दौरान भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना है, तो वो है 17.7%। ये पूछ किसका रहा है, बिहार का। तो बिहार का जो है वो है कितना, 25.42% जो है ये वृद्धि दर है बिहार का। तो सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, इस पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान और उससे संबंधित देश सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा जो सुमेलित नहीं है उसको हम लोग को खोजना है। तो देखिए पहला जो दिया है, पहला नंबर में सोनोरन, ये सोनोरन रेगिस्तान जो है ये यूएसए में है, अमेरिका में है, तो पहला सही है। उसके बाद है टकलामाकन, ये जो है ये कहाँ पर है, ये चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर है, ये भी सही है। उसके बाद है काराकुम, ये काराकुम कहाँ पर है, ये तुर्कमेनिस्तान में है, ये सारे सही है। ये जो है गिब्सन, ये ब्राज़ील में नहीं है, तो ये क्या है, गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये गिब्सन है कहाँ पर, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये क्या है, गलत है। तो डी आंसर हो जाएगा 70 का। 21 है, इसमें कहा जा रहा बिहार की निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजना का पूर्व से पश्चिम तक का कौन सा क्रम सही है। तो किधर से किधर करना है इसको, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पूरब में क्या है, तो सबसे पूरब में आपका देखिए यहाँ कहलगांव है, कहलगांव आता है, तो ए में है और किस में है, सी में है कहलगांव। तो इसी दोनों में से कौन आंसर होना चाहिए। चलिए उसके बाद कौन सा है, देखिए कांटी तो नहीं है, बरौनी आता है। ठीक है, क्योंकि पूरब से पश्चिम की तरफ सजाना है तो ये बरौनी आएगा जो कि बेगूसराय में है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बरौनी के बाद जो है कांटी, जो कांटी कहाँ पर है, ये मुजफ्फरपुर में, और कहलगांव कहाँ है, भागलपुर में। बरौनी बेगूसराय में हो गया, कांटी मुजफ्फरपुर में हो गया और नबीनगर हो गया, ये हो गया औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद ये जो हो गया सबसे पश्चिमी वाला हो गया, तो ये इसका सही क्रम है सी। क्वेश्चन नंबर 72 है, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसमें जिले की संख्या सबसे कम है।
तो ये कौन है, भागलपुर। जो भागलपुर में कितने हैं, ओनली 2 है, भागलपुर एवं बांका है, ठीक है। तो इसमें 2 ही जिला है इसके अंतर्गत, भागलपुर एवं बांका। अगर हम लोग भागलपुर की बात करें तो 2 जिला शामिल है, भागलपुर और बांका। पटना प्रशासनिक प्रभाग में अगर बात करें तो ये 6 जिला आता है पटना के अंतर्गत। पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, ठीक। कोसी क्षेत्र की बात करें तो 3 जिले इसके अंतर्गत आता है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। 23 इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की रेशे वाली फसल नहीं है। तो रेशे वाले फसल कौन सा नहीं है, देखिए रेशे वाला फसल कौन सा, जूट है, ये तंबाकू नहीं है, ठीक है, तंबाकू नहीं है। बाकी अगर बात करें तो सनई है, मेस्टा है, ये सब जो है आपका A, C, D ये क्या है, रेशे वाली फसल है, और जबकि तंबाकू जो है रेशे वाली फसल नहीं है। तो इसका बी सही आंसर हो गया 73 का। और इसमें कहा जा रहा है कि बागमती किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो बागमती जो है ये बूढ़ी गंडक का सहायक नदी है। तो सही आंसर इसका हो गया आपका बूढ़ी गंडक बी। अगर हम लोग बागमती के बाद नदी की बात करें तो बूढ़ी गंडक नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसकी उत्पत्ति जो है नेपाल से होती है, और इसकी मुख्य नदियाँ की अगर हम लोग बात करें मुख्य सहायक नदी की तो लखनदेई है, अधवाड़ा है, और सिपरी धार है, और कोला नाम के जो नदी है ये बागमती के सहायक नदी में से है। उसके बाद आइए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 75 नंबर। इसमें कहा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम दर्ज किया गया है। तो ये किस में है, सभी को पता होगा ये कहाँ पर है। तो ये समस्तीपुर में सबसे न्यूनतम शहरीकरण है, ठीक। अगर चलिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर बिहार के हम लोग लिंग अनुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें, तो वो कितना है, 918 है, 918 है लिंग अनुपात। उसके बाद सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला बात करें तो गोपालगंज है। गोपालगंज का लिंग अनुपात कितना है, 1021 है। उसके बाद सबसे न्यूनतम की बात करें तो मुंगेर है, यहाँ पर 876 है लिंग अनुपात। बाल लिंग अनुपात की बात करें तो बाल लिंग अनुपात में हम लोग कंसीडर करते हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चों का। जो बिहार का अगर बात करें तो ये है 935। उसके बाद हम लोग सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाले जिला का बात करें तो यह है किशनगंज। यहाँ पे लगभग 971 बाल जो है बाल लिंग अनुपात है। और सबसे न्यूनतम बाल लिंग अनुपात कहाँ पर है, तो ये वैशाली जिला में 904 है। अगर सर्वाधिक शहरी वाला जनसंख्या हम लोग का बोले तो ये कहाँ पर है, पटना में है। और सबसे कम कहाँ पर है, ये है शिवहर में। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अगर हम लोग बात करें तो ये है लगभग 88.71% जो है ये ग्रामीण जनसंख्या है। और शहरी की बात करें तो ओनली 11.29% जो है शहरीकरण है हमारे बिहार में। शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पटना में होगा जो कि लगभग 43% है, और सबसे कम है समस्तीपुर में। तो समस्तीपुर में कितना है, तो 3.47% ही है। तो सही आंसर हो गया 75 का ए, समस्तीपुर। 26 इसमें कहा जा रहा है नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख है। तो देखिए इसमें जो है एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोर उपनिषद। इसके अंतर्गत जो है नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद है, मतलब जो बातचीत हुई है उसी का एक संग्रह है। यमराज जो कि मृत्यु के देवता माने जाते हैं, और इसमें नचिकेता को शिष्य दिखाया गया है और यमराज को गुरु। तो ये जो उपनिषद है इसका नाम है कठोर उपनिषद। तो सही आंसर हो गया 76 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक को व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। तो कौन से, तो ये है मास्की का। मास्की का शिलालेख में जो है अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है। अगर हम लोग व्यक्तिगत नाम का उल्लेख की बात करें तो मास्की है, गुज्जर है, इस सब में जो है ये जितने शिलालेख का अगर इसमें नाम बताए इसमें व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। रुद्रा दामन के जूनागढ़ शिलालेख में भी अशोक का नाम अंकित किया गया है। तो सही आंसर इसका हो गया मास्की। मास्की का शिलालेख किस राज्य में स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए मुझे। 8 इसमें कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार सैन्य गवर्नरशिप की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ये देखिए सैन्य गवर्नरशिप का जो शुरुआत किया गया था भारत में पहली बार, ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 78 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। तो ये राजवंश हुआ करता था नंद वंश। याद रखिएगा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। तो ये है नंद वंश।
नंद वंश ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत पर नंदों का शासक था। ठीक, नंद के बाद कौन आया? मौर्य आया, फिर शुंग आया, फिर कण्व वंश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थान पर विचार करिए, उपयुक्त में से कौन सा स्थल भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। तो देखिए, अजंता की गुफा में भित्ति चित्र भी मिले हैं। यहाँ पेंटिंग गुफा की अगर हम लोग बात करें तो गुफा नंबर 1, 2, 16, या ये गुफा नंबर याद रखिएगा, 1, 2, 16 एवं 17 इसमें देखी जा सकती है। इसमें कुछ पेंटिंग जो है वाकाटक साम्राज्य के जो राजा थे हरिसेन ने अपनी इच्छा से बनाई थी। ये चित्र जातक की कहानियाँ बताते हैं। लोपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं आपके मिलेंगे? अजंता की गुफा में मिलेंगे, और किस पर? लोपाक्षी मंदिर में मिलेंगे। तो सही आंसर हो गया 80 का बी, 1 और 2। इसमें पूछा जा रहा है कि अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी। तो देखिए, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी। इसे शिवाजी के प्रशासनिक कार्यों में मदद के लिए बनाया गया था। ये मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। उनकी भूमिका केवल सलाहकार की थी। तो ये अष्टप्रधान जो है ये मंत्री परिषद थी किसमें? तो ये मराठा प्रशासन में। सही आंसर हो गया 81 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची थी। जहांगीर ने स्वयं चित्रकला में रुचि ली और उसके चित्रकारों को आश्रय दिया था। तो सही आंसर हो गया कौन सा? तो सही आंसर हो गया जहांगीर। ये जो है जहांगीर के टाइम में जो है मुगल चित्रकला जो है चरम पर पहुंची थी। सही आंसर हो गया इसका 82 का सी। क्वेश्चन नंबर है 83, और इसमें कहा जा रहा है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है? तो वो है फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण करवाया, और जो नहर पहले से बन के जो मृत हो चुका था उनको भी पुनर्निर्मित किया गया था इनके द्वारा। तो सही आंसर हो गया आपका फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है राजा अपनी प्रजा से मुक्त हो गए और वे अपने राजा से बदायूं ने किसकी मृत्यु पर इस प्रकार की टिप्पणी की थी? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जब 1300 कब हुई थी? 1351 में हुई थी। तो इसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो चचेरा भाई थे उत्तराधिकारी बना था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद ही ये टिप्पणी जो है किया गया था बदायूं के द्वारा कि राजा अपनी प्रजा से मुक्त हो गए और वो अपने राजा से। बदायूं ने ये जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद ये स्टेटमेंट दिया था। तो सही आंसर हो गया 84 का सी। 85, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो देखिए, पहला है दीवाने बगदान। ये क्या है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। ये गुलामों का विभाग था। ठीक, ये पहला तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है दीवाने मुस्तखराज। ये क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था, जो भू राजस्व विभाग के लिए लाया गया था। तो ये बलवन यहाँ दिया है, बिल्कुल गलत है ये। उसके दीवाने को ही है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। ये कृषि विभाग था। तो यहाँ पे क्या दिया है? अलाउद्दीन खिलजी। ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद है दीवाने अर्ज। ये दीवाने अर्ज लाया गया था बलवन के टाइम में, ये सैन्य विभाग था। तो ये भी क्या है? गलत है। डी भी गलत है। तो एक ही सही है, दीवाने बगदानी। ये क्या है? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में लाया गया था, गुलामों का ये विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है हम लोग को। तो देखिए, इसमें क्या है कि बक्सर का युद्ध मीर जाफर बनाम क्लाइव के बीच हुआ था। तो ये पहला जो जोड़ा है ये बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मीर जाफर बनाम क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बंदीवास की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुआ था कब? 22 जनवरी 1760 का। कब? 22 जनवरी 1760 को ये लड़ाई लड़ा गया था, बंदीवास की लड़ाई। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ये देखिए, पहला नंबर जो है ये भी गलत है। ये मीर जाफर नहीं थे, ये मीर कासिम थे। तो ये भी क्या है? पहला नंबर भी क्या है? गलत है।
उसके बाद देखिए बंदीवास का युद्ध कब हुआ था, ये जो है बक्सर का लड़ाई कब लड़ा गया था, तो ये 1764 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच, तो अंग्रेज सेना को नेतृत्व किए थे हेक्टर मुनरो के द्वारा किया था, और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना के बीच ये लड़ी गई थी। तो ये भी पहला भी क्या है, गलत है। बंदीवास की लड़ाई की बात करें तो ये फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ये कब हुआ था, तो 1760 में। इसमें फ्रांसीसी का पराजय हुआ था और यहीं से इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, हमको सही ही खोजना था। बाकी देखिए यहाँ पर क्या कहा, जालियांवाला युद्ध, ये क्या डलहौजी बनाम मराठा हुआ था, नहीं। खेरा का युद्ध क्या ईस्ट इंडिया बनाम निज़ाम के बीच हुआ था, तो नहीं, ये सारे गलत है, बी सही है। बंदीवास का युद्ध जो है ये फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर है 87। इसमें कहा जा रहा है भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित ऐतिहासिक चरणों पर ध्यान दें। इन ऐतिहासिक चरणों का सटीक कालक्रम इस प्रकार है। तो देखिए पहला है यहाँ हिंदू कॉलेज कलकत्ता। हिंदू कॉलेज कलकत्ता का जो स्थापना किया गया था ये 1817 ईस्वी में किया गया था। डेविड हेडियर और राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। पश्चिमी पद्धति पर उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला यह पहला कॉलेज था। इसमें अंग्रेजी, बांग्ला, नीति शास्त्र, व्याकरण, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष आदि की पढ़ाई यहाँ पर की जाती थी लोगों के द्वारा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद है कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्थापना। ये 1858 के आसपास हुआ था, कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्थापना, ठीक है। और ये जो है लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है एडम रिपोर्ट। एडम रिपोर्ट जो है एक शिक्षा पर रिपोर्ट जारी किया था और ये किस टाइम में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ये किया गया था 1835 में। नेक्स्ट है आपका वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आया था, तो ये 1854 के आसपास लाया गया था चार्ल्स वुड के द्वारा। ये शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत करने के लिए। तो ये कब, ये 1854 में आया था। तो इस तरह से सही कालक्रम की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो 1817 में इसका स्थापना किया गया था। फिर आ जाएगा एडम का रिपोर्ट जो कि 1835 में हुआ था। फिर उसके बाद आ जाएगा वुड डिस्पैच जो 1854 में हुआ था। फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो सही आंसर इसका हो गया ए 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार किसने शुरू या प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा। तो ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बॉम्बे बॉम्बे क्रॉनिकल ये स्टार्ट किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। इसका एक बार ईयर आप लोग देख लीजिएगा कब हुआ था, ठीक है। अगर हम लोग लीडर की बात करें तो लीडर के जो प्रकाशित किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। एगो था अल हिलाला, वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। बंगाली किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। न्यू इंडिया किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। और यंग इंडिया किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये सब है कुछ न्यूज़पेपर जिसको आप लोग को याद होना चाहिए। 89 नंबर में कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करें और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चूज कीजिए। तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है कि मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, मोपला विद्रोह ये हुआ था केरल में। और कब हुआ था, 1921 में हुआ था। तो क्या हो गया, ए का तो 1 हो गया। उसका बी की अगर हम लोग बात करें तो पावना विद्रोह है। पावना विद्रोह किससे संबंधित है, तो पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में 1870 में। तो ये हो गया 3 हो गया इसका। एक्का आंदोलन कहाँ पर हुआ था, एक्का आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जो अवध वाले पार्ट है उसमें हुआ था एक्का विद्रोह। ये हो गया सी का 4। उसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह, यह कहाँ पर हुआ था, ये बिहार और झारखंड जो छोटा नागपुर क्षेत्र है वहाँ पर हुआ था। और ये हुआ था कब, ये अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये हुआ था 1899 से लेके 1900 के आसपास ये किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। तो ये कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया 2। इस हिसाब से अगर हम लोग क्रॉनिकल ऑर्डर में देखें तो 1 3 4 2 इसका सही क्रम हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा ए। सब सारे विद्रोह के एक बार आप लोग ईयर देख लीजिएगा कि कब हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। 90 इसमें कहा जा रहा है ब्रिटिश शासनकाल में भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। क्या कारण था कि स्वतंत्र विकास नहीं हुआ।
तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई भी स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण था कि भारत में भारी उद्योग का अभाव था और भारत की लूट से जहां औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक पूंजी जो है वो ब्रिटेन में जमा हो रही थी। तो हम कह सकते हैं कि उद्योग की कमी के चलते जो है ब्रिटिश शासनकाल में भारत का उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 91 इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार करें, इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो देखिए इसमें पहले बात करेंगे हम लोग नील विद्रोह। ये कब हुआ था नील विद्रोह? तो ये हुआ था 1860 के आसपास हुआ था। 1860 या 59 कह सकते हैं, उस टाइम में हुआ था नील विद्रोह। उसके बाद हम लोग बात करेंगे संथाल विद्रोह। ये 1855 के आसपास हुआ था संथाल विद्रोह, और ये संथाल परगना में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दक्कन दंगे का या दक्कन विद्रोह का, तो ये 1875 में हुआ था दक्कन का विद्रोह। फिर सिपाही विद्रोह की बात करें तो ये 1857 के आसपास, ये 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था वो हुआ था सिपाही विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें अगर हम लोग सही कालक्रम देखें तो सबसे पहले आ जाएगा संथाल विद्रोह, फिर आ जाएगा आपका सिपाही विद्रोह, फिर उसके बाद आ जाएगा सिपाही विद्रोह, फिर उसके बाद आ जाएगा नील विद्रोह, फिर लास्ट में आ जाएगा दक्कन का विद्रोह। इस हिसाब से सही आंसर देखें तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 92। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक ढंग से दूतावास स्थापित किए थे। तो देखिए टीपू सुल्तान ने फ्रांस, तुर्की और मिस्र में दूतावास बनाए और वहां अपने दूत भेजे। इसमें से जोकोमिडिन पार्टी की सदस्यता ली और राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। तो ये किया गया था किसके द्वारा? ये टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। तो 92 का सही आंसर हो गया डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला अंग्रेज था। तो ये कौन थे? तो ये थे कौन? चार्ल्स। तो ये पहला अंग्रेज कौन थे? तो ये थे चार्ल्स विल्किंस। सही आंसर हो गया 93 का बी। क्वेश्चन नंबर है 94। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। तो देखिए झांसी तो विद्रोह में प्रभावित हुए ही थे। तो झांसी से कौन लड़े थे? लक्ष्मीबाई लड़ी थी। उसके बाद लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से भी बेगम हजरत महल लीड करी थी। और जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर बिहार में जो बाबू कुंवर सिंह लीड किए थे। अगर हम लोग बात करें तो चित्तौड़ जो राजस्थान में है ये अप्रभावित रही थी, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? चित्तौड़ बी। क्वेश्चन नंबर है 95 और इसमें 95 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में आया था और उसको जो है 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम में निरस्त कर दिया गया था। तो सही आंसर कौन सा हो गया 95 का? लॉर्ड रिपन बी। 96 नंबर में कहा जा रहा है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था, ग्रेट रिवॉल्ट, ठीक है, जिसको 1857 के विद्रोह के भी नाम से हम लोग जानते थे। तो कई इतिहासकार 1857 के विद्रोह को एक सैन्य विद्रोह मानते हैं। इस विद्रोह के बाद 1858 में अधिनियम के तहत सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी और इसी टाइम में कैनिंग जो थे गवर्नर जनरल थे। तो कैनिंग का जो कार्यकाल रहा था वो 1856 से लेके 62 तक रहा था। तो ये कौन थे इस टाइम में? कैनिंग थे। तो सही आंसर हो गया इसका ए, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर है 97। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो पहली बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र जो थे वो सोम प्रकाश ही थे, जिनका प्रकाशन हुआ था 1858 में। 1858 में कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था और ये किया गया था इसका प्रकाशन ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका बी, ईश्वर चंद विद्यासागर। 98 इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रांत के शासक को कुशासन के बहाने अंग्रेज ने अपने अधीन कर लिया था। तो देखिए शेष 3 राज्य को डलहौजी ने हड़प्पन नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था डलहौजी के द्वारा, लेकिन यह सिद्धांत अवध पर लागू नहीं हो सका क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह के कई बच्चे थे। अतः डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया था और झांसी को किया था कब? अवध को कब किया था? अवध को किया गया था 1856 में।
उसके बाद झांसी का बाद, अब झांसी का कब किया था, 1853 में किया गया था। नागपुर को किया था 1854 में, और सतारा को किया था 1848 में। तो सतारा सबसे पहले था जिसको हड़प्पन नीति के अंतर्गत जो है अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया था। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रांत के शासकों को कुशासन के बहाना अंग्रेज ने अपने अधीन कर लिया था। तो ये किया गया था अवध को। और कब किया गया था, 1856 में। एक यहाँ पर रचना दिया हुआ है 99 का, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखी थी। तो बहुविवाह पुस्तक लिखा गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। और ये भी कब, 1856-57 के आसपास ये बुक लिखा गया था। 100 मतलब 100, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने डेविड हियर और अलेक्जेंडर डफ के साथ कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये किया, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का नींव जो है ये रखा गया था 20 जनवरी 1817 को रखी गई थी। और किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय थे इसमें मेन। और ये किसके सहयोग से बनाए, तो ये डेविड हैरियर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। 101, इसमें कहा जा रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसको चूज करना है। तो देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी और लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था। कर लगने से पहले भूमि का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन भी किया जाता था। तो इस हिसाब से देखिए, अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था, तो बिल्कुल सही है ये, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, सरकार रैयत को पट्टा देती थी, तो ये भी सही है, पट्टा देती थी। और तीसरा है कर लगने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन दोनों किया जाता था, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। इस हिसाब से सही आंसर हो गया 101 का सी। क्वेश्चन नंबर है 102, इसमें कहा जा रहा है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। तो देखिए, भारत में स्वयं शासित संस्थाओं की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की शुरुआत की गई थी। ये सुधार 1918 में तैयार किया गया था और इसके रिपोर्ट पर जो भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक आधार बना था। तो ये बेसिकली क्या था, ये एक संवैधानिक सुधार था। सही आंसर हो गया 102 का डी। क्वेश्चन नंबर है 103। 103 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ आंदोलन दिया है, संगठन है, और दूसरे तरफ नेता है। उपयुक्त में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ये बताना है। तो देखिए, इसमें पहला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये गांधी जी के, ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। और ये कब किया गया था, ये किया गया था 1936 में किया गया था, कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक है, ये सही है। उसके बाद स्वाभिमान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था साउथ में, तो ये भी दोनों क्या है, तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो सही आंसर हो गया डी, 1, 2, 3 तीनों मिलान सही है। 104, इसमें कहा जा रहा महात्मा गांधी ने 1926 में 1 वर्ष पूर्ण मौन रखा था। महात्मा गांधी ने हरिजन कल्याण के लिए काम करने के लिए 1926 में 1 वर्ष पूर्ण मौन रखा था। उन्होंने 1926 में उनके कल्याण के लिए 1 वर्ष बिताया था। उन्होंने उपदेश दिया था कि सभी मनुष्य समान है, इसीलिए हरिजन को भी अन्य जाति समूह के साथ सामाजिक जीवन जीने का अधिकार है। वह उनकी कॉलोनियों में जाकर उन्हें साथ रहे, खाना खाया और सफाई के सारे काम में उनके हाथ बटाए थे। तो सही हो गया क्या इसका, 1926 में क्या चल रहा था, तो हरिजन कल्याण के लिए काम कर रहे थे महात्मा गांधी। उसी टाइम में वो 1 वर्ष का मौन रखे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 105 नंबर, होम रूल सोसाइटी जिसे लोकप्रिय रूप से इंडिया हाउस कहा जाता है की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए लंदन में की गई थी। किसके द्वारा, तो ये किया गया था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, जो एक कट्टर भारतीय राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस के साथ इंडिया सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की थी। तो ये किया गया था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कब किया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइए जिनको पता हो तो। 106, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान से एक संस्कृत शिलालेख मिला है जिसमें फिरोज शाह तुगलक को धर्म का रक्षक बताया गया है। तो राजगीर के जैन मंदिर से एक संस्कृत शिलालेख मिला है। राजगीर कहाँ पर, बिहार से, जिसमें फिरोज शाह तुगलक को
धर्म रक्षक बताया गया है। इसके अलावा बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम के मकबरे को भी फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक अभिलेख मिले हैं। तो इसी में कहा गया है क्या, ये जो है फिरोज शाह तुगलक धर्म के रक्षक हैं। तो किसके कहाँ मिले शिलालेख, तो ये राजगीर के जैन मंदिर में। और इसमें कहा जा रहा है चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार किसे सौंप कर लौट आए थे। तो देखिए चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी ने जनकधारी प्रसाद को कार्यभार संभाल कर लौट आए थे। अपने मोतिहारी कार्यकाल का कार्यभार सौंपा गया था किसको, जनकधारी प्रसाद को। चंपारण किसान आंदोलन 1917-18 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था यूरोपियन बागान मालिकों के खिलाफ किसानों को जागृत करना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया 107 का, ये जनकधारी प्रसाद को कार्यभार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे है 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नेता मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक था। तो देखिए मुस्लिम लीग के संस्थापक ख्वाजा सलीमुल्लाह थे और उसके बाद अगर बात करें तो विकार उल मुल्क थे, सैयद अमीर अली थे, सैयद नबीउल्लाह थे, खान बहादुर गुलाम थे और मुस्तफ़ा चौधरी थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में लीग में शामिल हुए थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना तो ऐसे ही हट जाते हैं। तो इसमें अगर बात करें हम लोग तो ये जो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। लगभग 3000 प्रतिनिधि ने ढाका में मोहम्मद शैक्षिक सम्मेलन में एक सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें राजनीतिक पर प्रतिबंध हटा दिया गया और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया। यह नाम नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर द्वारा प्रस्तावित किया गया था और हकीम अजमल खां द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 108 का, ख्वाजा सलीमुल्लाह। सही आंसर हो गया आपका 108 का बी, ख्वाजा सलीमुल्लाह। क्वेश्चन नंबर है 109, इसमें पूछा जा रहा बिहार के किस जिले में नखा पिंड नामक स्थान है जो सबीना अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है प्रसिद्ध था। तो देखिए ये जो है ये पटना में है। यहाँ पे जो 23 अप्रैल को स्वयं सेवक का एक दल ने नौखा पिंड पहुंचकर नमक बनाकर कानून तोड़ा गया और इसका नेतृत्व जो किया गया था अंबिका कांत सिंह के द्वारा और रामवृक्ष बेनी के द्वारा किया गया था। तो ये जगह वर्तमान में जो है उस टाइम में कहाँ पर, पटना में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, 1918 में कांग्रेस के दूसरे विभाजन किस आधार पर हुआ था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथियों ने नवंबर 1918 में एक अलग सम्मेलन में मोंटेगो घोषणा का समर्थन किया था। इस प्रकार कांग्रेस फिर से विभाजित हो गई थी और चरमपंथी अवशेष ने एक और मोर्चा ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन बनाया, जो कि जल्द ही जो है परिदृश्य या गायब हो गया ये कह सकते हैं। तो ये किस आधार पर हुआ था, उस टाइम में जो मोंटेगो चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आई थी उस आधार पर जो कुछ लोग जो है कांग्रेस के उसको सपोर्ट में थे। ठीक, तो ये हो गया 110 का बी। 111, इसमें कहा जा रहा है किस राज्य में मोघरा योजना शुरू की गई है। तो ये किया गया है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112 नंबर, SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्र प्रमुख शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो ये किया गया है भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 113 और इसमें कहा जा रहा है अटल भूजल मिशन को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बढ़ाया गया है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2025 तक के लिए यह योजना 2025 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सही आंसर हो गया 113 का सी। क्वेश्चन नंबर है 114 नंबर, इसमें कहा जा रहा है किस राज्य की हॉकी टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो ये जीता गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश हॉकी ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर जो है चैंपियनशिप जीता है। उत्तर प्रदेश हॉकी ने उड़ीसा में खेला गया था, उड़ीसा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, और ये उड़ीसा को ही हराकर चैंपियनशिप बने थे उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो गया 14 का डी, 114 का डी। क्वेश्चन नंबर है 115, BPCL ने उत्सर्जन को कम करने के लिए डीजल एथेनॉल मिश्रण विकसित करके किस वर्ष तक अपनी शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा गया 2040। सही आंसर हो गया इसका 115 का डी। क्वेश्चन नंबर 116 है, इसमें कहा जा रहा है 23 राज्यों में से किस राज्य में औसत रक्त सीसा स्तर
माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर सबसे अधिक है। तो ये कहाँ पर सबसे अधिक है? बिहार में सबसे अधिक है। ठीक है, सही आंसर हो गया आपका ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर है 117 और इसमें कहा जा रहा है 117 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस यानी पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई थी कब? तो ये दिखाया गया था 27 जून 2023 को दिखाया गया था। ठीक है, और ये पटना और झारखंड के रांची शहर को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 118 इसमें कहा जा रहा मकाऊ चीन में आयोजित 11वीं एशियाई जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2023 में बिहार के राहुल कुमार किस स्थान पर रहे? तो बिहार के राहुल कुमार रहे हैं द्वितीय स्थान पर और इसको मिला है रजत पदक। 119 इसमें कहा जा रहा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो 119 का सही आंसर हो गया डी। है 120 और इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार से कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो इसमें जो है 2023 के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार दिया गया है बिहार के 3 शिक्षक जो है इसमें शामिल है। पहला है अनिल कुमार सिंह और दुजेंद्र कुमार और कुमारी गुड्डी है। तो ये 3 लोग हैं जो बिहार से जिसको राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर L20 या लेबर 20 शिखर सम्मेलन पटना बिहार में आयोजित किया गया था कब? तो ये आयोजित किया गया था 21 से 23 जून 2023 को। तो 121 का सही आंसर हो गया ए। तो 22 इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा NH319B नामक आगामी 6 लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिला को छुएगा? तो बिहार में ये जो कुल लंबाई है 610 किलोमीटर का लंबाई है जो कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पुरुलिया जिले के मध्य से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पहले बिहार और झारखंड के 4 जिले को जोड़ेगा। तो बिहार में 4 जिला कौन है? कैमूर है, औरंगाबाद है, रोहतास है, गया जिले से होते हुए गुजरता है। तो याद रखिएगा ये 4 जिलों को टच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार है लीजन ऑफ ऑनर ऑफ ग्रैंड क्रॉस का अवार्ड दिया गया है फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा नरेंद्र मोदी को। सही आंसर हो गया इसका ए। 124 इसमें कहा जा रहा है 2023 वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत का रैंकिंग है 126वां। ठीक है, विश्व शांति सूचकांक की बात हो रही है, 126 में नंबर पे है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये किया गया है केन्या के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर इसमें कहा जा रहा है जुलाई 2023 में भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो किसके साथ? पनामा के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं और पनामा का कैपिटल है पनामा सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर तटीय विनियम क्षेत्र मंजूरी की वैधता बढ़ा दी गई है कब से कब तक? तो ये बढ़ा दिया गया है 7 वर्ष से 10 वर्ष तक ये बढ़ा दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ढंग से दिया हो नहीं हुआ है इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 7 से 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। 28 और इसमें कहा जा रहा है हाल ही में पुरातात्विकविदों ने एक क्रिस्टल क्वार्टर वजन इकाई का पता लगाया है। तो ये कहाँ पर लगाया है? तमिलनाडु के मदुरई से 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक जगह है जिसका नाम है किलाड़ी। तो वहीं पर अभी ये पता लगाया है। तो 128 का सही आंसर हो गया डी। 129 है इसमें कहा जा रहा PR-126 एक किस्म है। तो ये किसका? तो ये PR-126 पिछले साल चावल की सबसे लोकप्रिय किस्म थी जो कुल जो है खेती क्षेत्र में 22% हिस्से पर कब्जा करती थी। यह किस्म जो है 7 अलग अलग बैक्टीरियल ब्लाइट रोगजनक के प्रति प्रतिरोधी है और प्रति एकड़ 30 क्विंटल धान की पैदावार देती है। तो याद रखिएगा ये है PR-126 एक धान का किस्म है।
क्वेश्चन नंबर है 130। वैज्ञानिकों ने जैसलमेर में 167 मिलियन वर्ष पुराने पौधे खाने वाले डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर के जीवाश्म अवशेष की खोज की है, जिसे नाम दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है थौरोसॉरस इंडिकस नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर। पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला है बालकृष्ण दोषी को पद्म विभूषण मिला है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए सुश्री सुधा मूर्ति को पद्म भूषण मिला है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। बाकी दिलीप महालविश को मिला है पद्म विभूषण, ये भी सही है, सी नंबर भी सही है। और जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण मिला, ये भी सही है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो गया? ये बी, इसका मिलान जो है सही नहीं है, बी गलत है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है पद्म विभूषण 6 लोग को दिया गया है, जिसमें श्री बालकृष्ण दोषी है, जाकिर हुसैन है, SM कृष्णा है, और ये है दिलीप महलानविश है, और श्रीनिवास वर्धन है, मुलायम सिंह यादव है। ये 6 लोग को है, ये 6 लोग को ही पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था, जिसमें सुश्री सुधा मूर्ति नहीं थी। तो ये बी इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 132। इसमें कहा जा रहा है किस देश में भारत की भागीदारी से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जन 2023 26 जनवरी को संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ कहाँ पर? ये जापान के सहयोग से। ठीक है, और ये जापान में ही आयोजित किया गया था। तो सही आंसर हो गया 132 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर। और 133 नंबर में कहा जा रहा है किस शहर ने 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 की मेज़बानी की? तो ये मेज़बानी किया गया 27 जनवरी 2023 को अहमदाबाद, गुजरात में। तो सही आंसर हो गया 133 का डी। 134। इसमें कहा जा रहा है किस राज्य का सख्य सागर रामसर स्थल एक आक्रामक जलीय पौधे को मोटी परत के नीचे लगभग गायब हो गया है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में ये स्थित है, और यह कृत्रिम झील है जहाँ पे आक्रामक जलीय पौधे की मोटी परत के नीचे लगभग गायब हो गई है, जिससे जल निकाय की जैव विविधता को खतरा है। और सांख्य सागर को जुलाई 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तो सही आंसर हो गया 134 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 समर्पित था? तो देखिए, 5वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2023 को लोगों में निवेश करें, शिक्षा को प्राथमिकता दी थीम के तहत मनाया गया। यूनेस्को ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है। तो सही आंसर कौन हो गया 135 का? डी, अफगान लड़कियों और महिलाओं को ये समर्पित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। 136। इसमें कहा जा रहा है इंडो राइजिना राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने AK-203 काला सिरकोव और सॉल्ट राइफल का उत्पादन कहाँ शुरू किया है? तो भारत और रसिया के बीच संयुक्त रूप से ये स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश के कोरबा में। सही आंसर हो गया 136 का ए। 137। इसमें कहा जा रहा है समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के लिए किस वाहन को 6000 मीटर की गहराई तक 3 व्यक्तियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये किया गया है मत्स्य 6000। ठीक है, मत्स्य 6000। 137 का सही आंसर हो गया सी। 2026 तक पूरा होने वाले समुद्रयान मिशन के हिस्से के रूप में 3 सदस्यीय दल के समुद्र तल के लगभग 6000 मीटर नीचे भेजा जाएगा, और नाम इसका रखा गया मत्स्य 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर। RRR फिल्म ने किस श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीता है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, जो कि नाटू नाटू गीत है, उसके लिए। तो सही आंसर हो गया 138 का बी। 139 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात की है? तो ये किया गया है ये भारत ने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में सूडान और दक्षिण सूडान के सीमा पर
जो संयुक्त प्रांत है वहाँ पर गठा जो है ये तैनात किया गया है। तो सही आंसर हो गया इसका सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर। इसमें कहा जा रहा है सियाचिन में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये बनी है शिव चौहान वाले हैं, जो कि हम आंसर बताएंगे। जो लोग करना चाहें करके आंसर मिला लीजिएगा। तो पहला है 141 का सही आंसर है 4, मतलब ए इसका सही आंसर हो गया। 141 का सही आंसर है ए, और 143 का सही आंसर है सी 180। आंसर है डी। 145 का सही आंसर है ए 39/15। 146 का सही आंसर है ए 4। 147 का सही आंसर है सी 2 3 1 4, और 148 का सही आंसर है सी 6 सेकेंड। 149 नंबर का सही आंसर है बी 9, और 150 का सही आंसर है ए 5 cm। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये टेस्ट को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।